गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तृतीय वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का एक बार पुनः यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र, जिसमें हमारा पिछला जो वीडियो था उसमें हमने प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र का अध्ययन किया था, जिसमें मुख्य रूप से हमने कुछ नदियों का अध्ययन किया था। जिसमें पहली नदी हमने नर्मदा को देखा था, जिसमें नर्मदा का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक जो श्रेणियां है वहां से हमने इसका उत्पत्ति मानी थी। अमरकंटक से उत्पन्न होकर इसका ओरिजिन है और अंत में खंबात की खाड़ी में गिरती है। उसके पश्चात हमने दूसरी नदी जो देखी थी वो ताप्ती नदी थी। ताप्ती नदी का उद्गम भी जो सतपुड़ा रेंज है, सतपुड़ा रेंज में मुल्ताई नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है और गुजरात में सूरत शहर से होके गुजर के ये नदी है वो अंत में हाजीरा मैंग्रोव के पास अरब सागर में गिर जाती है। इसके पश्चात हमने जो चर्चा करी थी वो साबरमती और माही नदियों के संदर्भ में करी थी। साबरमती और माही नदियां भी आपके जो सेंट्रल अपवाह तंत्र है भारत का उसी का पार्ट है। उसके पश्चात हमने जो बात करी थी वो करी थी हमारे महानदी की। महानदी आपकी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी है। इसके साथ हमने चर्चा करी थी गोदावरी नदी की और अंत में हमने चर्चा करी थी कृष्णा नदी की। आज हम जिस नदी के रेफरेंस में चर्चा करने जा रहे हैं वो है आपका कावेरी नदी। देखिए, जो कावेरी नदी है उसका जो उद्गम है वो आपका साउथ कर्नाटक और नॉर्थ जो आपका केरला है उसके बॉर्डर पे इसकी उत्पत्ति होती है। यहाँ मैंने ये मार्क कर रखा है कावेरी नदी का उद्गम। बेसिकली जो कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल है उसका नाम है तल कावेरी। यहाँ से ये उत्पन्न होती है। ये जो तल कावेरी नामक स्थान है ये ब्रह्मागिरी हिल्स कर्नाटक में जो है उसके कोडागु जिले कर्नाटक के भागमंडार से इसकी उत्पत्ति होती है। जो स्थल है वो तल कावेरी है, ब्रह्मागिरी हिल्स है और आपका जो जिला है कर्नाटक का है वो कोडगु जिला। यहाँ से ये उत्पन्न होती है नदी और उसके पश्चात आपकी इसका फ्लो स्टार्ट होता है साउथ की तरफ। सबसे पहले ये साउथ की तरफ थोड़ा सा आगे अफवाह करती है, फिर इसका डायरेक्शन है वो नॉर्थ की तरफ हो जाता है। नॉर्थ की तरफ बहने के बाद जो नदी है वो मैसूर शहर के पास से होके गुजरती है। मैसूर शहर से गुजरने के पश्चात ये जो नदी है वो मैसूर और मैसूर के रंगपट्टनम जो महल है वहां से गुजरती है। जो रंगपट्टनम में ये जो नदी है वो रिवर आइसलैंड का काम करती है। इसके पश्चात ये नदी का जो यहाँ पर यू टर्न लेके मैसूर शहर में यू टर्न लेके ये साउथ की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाता है। साउथ में ये आपकी पहुंचती है तमिलनाडु और आपका जो कर्नाटक का बॉर्डर है वहां पर ये नदी लगभग 70 किलोमीटर बहती है। 70 किलोमीटर बहने के पश्चात ये नदी जो है वो आपका जो वेस्टर्न घाट है उसको क्रॉस करके ये नदी आपकी तमिलनाडु के अंदर पहुंचती है और तमिलनाडु में पहुंचने के पश्चात आगे आपके तमिलनाडु में यहाँ पर मेट्टू डैम इस नदी पर बनाया गया है कावेरी नदी पर, जिसका जो रिजर्वियर का नाम है उसका नाम है आपके स्टेनले रिजर्वियर। जिस तरीके से भाखड़ा नांगल जो आपका रिजर्वियर है भाखड़ा नांगल डैम है उस पर जो बना रिजर्वियर है उसका गोविंद सागर नाम है। इसी तरीके से कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना ये मेट्टूर जो डैम है, इस मेट्टूर डैम का जो वाटर पीछे की तरफ रिजर्व रहता है उस सागर का नाम है स्टेनले रिवर। उसके पश्चात ये नदी साउथ से होकर साउथ ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन हो जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं मेतूर डैम के पश्चात ये साउथ में बहती है और उसके पश्चात इसका डायरेक्शन बिल्कुल आपका ईस्ट की तरफ हो जाता है और ये तमिलनाडु के सांस्कृतिक
स्थल है। एंशियंट पुराना तिरुचिरापल्ली के शहर से होकर गुजरती हुई ईस्ट डायरेक्शन में ये बहती है और अंत में आपके ईस्ट डायरेक्शन में बहती हुई आपका जो तमिलनाडु का तटीय मैदान है, तटीय बीच है, उसमें पुमफुर नाम का बीच है यहाँ पर तमिलनाडु में, और वहां पर ये नदी है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरीके से कावेरी नदी जो है वो आपका केरला और कर्नाटक के बॉर्डर पर इसका उद्गम है, तलकवेरी के पास, और आपकी पहले नॉर्थ डायरेक्शन में बहती है, फिर ये साउथ में बहती हुई आपका वापस इसका जो डायरेक्शन हो जाता है वो ईस्ट की तरफ होता है। और इस तरीके से ये जो नदी है वो आपका तमिलनाडु और जो कर्नाटक है इसकी महत्वपूर्ण नदी है। कई जगह पर इसका जो उद्गम स्थल है वो कावेरी जो आपका केरला राज्य है उसको भी माना गया है। इसीलिए आपने जो कावेरी जल विवाद है उसके बारे में भी सुना होगा, तमिलनाडु कर्नाटक और जो आपका केरला राज्य है उसके मध्य। और यही जहां पर ये नदी जो है वो आपकी तमिलनाडु में टर्न करती है जिस जगह पे, वहीं आपकी ये जो पश्चिम और पूर्वी घाट है, ये पूरा जो रेंज है वो आपका नीलगिरी रेंज कहलाता है। यहाँ पर पश्चिम और पूर्वी घाट मिलते हैं और इसको क्रॉस करके जो नदी है वो आपके तमिलनाडु में एंटर होती है। इसी के साथ ये हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं इसकी मुख्य मुख्य हमने नदियां देखी। कुछ पोर्शन हमारा पिछली क्लास में रह गया था जो मैं यहाँ वापस कंप्लीट करना चाह रही हूँ। हमने जो गोदावरी नदी है उसको पढ़ा था। जो गोदावरी नदी है उसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनके बारे में एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि कौन सी नदी कहाँ की सहायक नदी है। तो हमने देखा था कि जो आपकी गोदावरी नदी है उसकी उत्पत्ति जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है और अंत में आपके ये महाराष्ट्र और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई आपका जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहां पर ये राजमुंद्री के पास ये समुद्र में गिर जाती है और यहाँ जो डेल्टा बनाती है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसमें जो महत्वपूर्ण नदियां हैं जिनको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें इसकी प्रमुख और मुख्य जो पहली सहायक नदी है वो है इंद्रावती। इसकी जो उत्पत्ति है इंद्रावती की वो छत्तीसगढ़ से होती है। छत्तीसगढ़ से ये ओरिजिन होके आपकी कहाँ पर मिलती है, जो गोदावरी है उसमें साबरी नदी के नाम यहाँ मिलती है। उसके पश्चात जो दूसरी महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है वैनगंगा। वैनगंगा की दो सहायक नदियां हैं, पेंच और कान्हन। ये दोनों नदियां मध्य प्रदेश के सतपुड़ा रेंजेस से यहाँ से निकलती है और उसके पश्चात आगे जाके ये नागपुर के पास दोनों मिल जाती है और आगे ये कहलाती है वैनगंगा। ठीक है। तीसरी महत्वपूर्ण जो नदी है वो है वर्धा। वर्धा की उत्पत्ति भी मध्य प्रदेश से होती है। मध्य प्रदेश के कुछ भाग में बह के ये महाराष्ट्र में एंटर करती है और महाराष्ट्र में एंटर करने के बाद आगे ये नदी वैनगंगा से मिल जाती है और उसके पश्चात आगे जाके ये जो नदी है वो मुख्य जो गोदावरी नदी है उससे मिलती है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है पैनगंगा, जो कि आपकी इसी के जो गोदावरी नदी है इसी के राइट डायरेक्शन में आकर मिलती है। चौथी जो नदी है वो है मंजरा। मंजरा नदी इसके लेफ्ट पोर्शन में आकर मिलती है और निजाम सागर इस पर बांध बनाया गया है और इस तरीके से ये बहती हुई आपकी गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो मुख्य रूप से इंद्रावती, वैनगंगा, वर्धा, पैनगंगा, धारना, मंजरा, ये सारी और साबरी, ये जो नदियां हैं इनको आपको ध्यान में रखना है। गोदावरी की ये सभी सहायक नदियां हैं जो विशेष करके आपके महाराष्ट्र, कुछ नदियां यहाँ इसके दाई ओर आके मिलती हैं और कुछ नदियां इसके बाई ओर आके मिलती है। दाई ओर से आकर मिलने वाली नदियां बड़ी हैं और ये अधिकतर जो ये सतपुड़ा रेंज है वहां से ये नदियां अधिकतर निकलती हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है वो है हमारी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की भी सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी की जो उत्पत्ति है वो आपकी
पश्चिम घाट में महाबलेश्वरम में कर्नाटक के पास इसकी उत्पत्ति है। और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में बहती हुई ये जो नदी है वो आंध्र प्रदेश में देवी सीमा नामक स्थान पर आकर ये समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसकी जो महत्वपूर्ण जो नदियां हैं उसमें सबसे पहली जो महत्वपूर्ण नदी है वो है आपकी भीमा नदी है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण नदी है वो तुंगभद्रा नदी है। ये तुंग और भद्रा दो अलग अलग ट्रिब्यूटरीज है। ये तुंग नदी है और ये भद्रा है, ये दोनों आकर मिलती है तब इसका नाम पड़ता है तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा रिजर्वियर भी है, आप सभी जानते हैं तुंग। और उसके पश्चात ये जो नदी है श्री सैलम के पास कृष्णा नदी से मिल जाती है। ये भीमा नदी है। जो भीमा नदी भी महत्वपूर्ण नदी है। ये कई अन्य सहायक नदियों से मिलके बनी है, जिसमें उज्जैनी है, मैनकोड है, हिदालकल है, कोयना है। ये सारी नदी, कोयना भी आपकी कृष्णा की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो जो मेन सहायक नदियां हुई वो एक तो हुई भीमा, दूसरी हुई कोयना, तीसरी हुई आपकी तुंगभद्रा नदियां। ये तीन महत्वपूर्ण नदियां आपकी कृष्णा नदी, और चौथी है आपकी वारडा नदी। तो इस तरीके से चार महत्वपूर्ण नदियां हैं। तो इस प्रकार हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, हमने प्रायद्वीपीय भारत की जो मुख्य मुख्य नदियां थी उसके बारे में चर्चा करी। देखिए जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं, जब हमने हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय भारत की तुलना शुरुआत में करी थी, तब हमने देखा था कि जितनी भी प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो अपनी प्रौढ़ावस्था से होके गुजर रही हैं। ये जो नदियां हैं वो अधिक जो भारत का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रेफरेंस में पुराना जो स्थल है वहां से होकर गुजरती हैं, इसलिए सारी नदियां जो हैं वो पुरानी हो चुकी हैं। अपनी प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से होकर ये नदियां गुजर रही हैं। और इसी के साथ ये जो नदियां हैं वो आप कई सारा जो अपर्दन है इस क्षेत्र का वो कर चुकी है। अपर्दन करने के कारण बड़े बड़े ये नदियां सारी डेल्टा भी बना रही हैं। तो इस प्रकार, और जो हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं वो अधिकतर युवावस्था में हैं, अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं, जिसके कारण वो नदियां वहां जो स्थलाकृतियां बना रही हैं वो सारी नदी जब युवावस्था में होती है और उससे संबंधित जो घाटियां हैं, गोर्ज हैं, कैनियन है, वाटरफॉल्स है, क्षिप्रिकाएं हैं, उसका निर्माण करती है। तो वो सारी जो लैंडफॉर्म्स हैं वो हमको हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो लैंडफॉर्म है उसमें अधिकतर हम जिस का अध्ययन करते हैं वो सारे डेल्टा हैं। आपका महानदी का डेल्टा, गोदावरी नदी का डेल्टा, कृष्णा नदी का डेल्टा, क्योंकि ये सारी नदियां अपनी प्रौढ़ावस्था में गुजर चुकी हैं। इन्होंने इस पूरे पश्चिम और पूर्वी घाट सेक्शन को, अधिकतर हमारा जो पूर्वी घाट सेक्शन का जो अपर्दन हुआ है वो इन्हीं नदियों के कारण हुआ है। साथ ही ये जो नदियां हैं वो बहुत लंबे ट्रैक को क्रॉस करती हुई आपके अंत में महासागर में मिल रही हैं, समुद्र में मिल रही हैं। जबकि अभी हिमालय की नदियां जो हैं वो अपनी युवावस्था में होने के कारण सभी समुद्र में नहीं गिर रही हैं, एक दूसरे की सहायक बनने के बाद वो गंगा या ब्रह्मपुत्र में मिल रही हैं। जबकि ये नदियां हैं वो काफी लंबे रास्ते तय कर रही हैं, चाहे हम नर्मदा देखें, चाहे हम ताप्ती देखें, गोदावरी हो, चाहे हमारी कृष्णा नदी हो। तो इस प्रकार हमने भारत के अपवाह तंत्र को लगभग 6 से 7 अलग अलग भागों में प्रारंभ से लगा के अब तक देखा। आपको इस अपवाह तंत्र से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं। इसके संबंध में जितना भी पीडीएफ मटेरियल है वो मैं आपको पिछले वीडियो के पश्चात उपलब्ध करवा चुकी हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप इन वीडियोस को देखें और साथ ही साथ जो पीडीएफ मटेरियल मैंने आपको भेजा है उसको आप पढ़ें। थैंक यू।